हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पूरी हिस्ट्री में या फिलोसॉफिकल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही हैं, जो एक इवेंट के रूप में ही समझ सकते हो आप, बिकॉज उनके बाद पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम एक टर्निंग पॉइंट देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो वो इकोनॉमिक हालात देखते हैं, कैपिटलिज्म देखते हैं, उसके विरोध के रूप में, उनके अवरोध के रूप में हम देखते हैं कैपिटलिज्म के। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है। जैसे अगर हम जीसस की बात करें तो जीसस वाज सच ए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कि हमने पूरी हिस्ट्री को, ह्यूमन हिस्ट्री को ही डिवाइड कर दिया उनके जन्म से, कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का कॉमन एरा। कार्ल मार्क्स भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो, कि जिसके बाद हम देखते हैं कि एक शिफ्ट देखने को मिलता है हमें ओवरऑल पॉलिटिकल फिलॉसफी में। उनका उस वक्त क्या इम्पैक्ट रहा, उनका आज के टाइम में रेलेवेंस क्या है, या फ्यूचर में उनकी रेलेवेंस कम होती दिख रही है या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसने रशियन रेवोल्यूशन जैसी चीजों को इंस्पायर किया, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और अभिषेक सर से बहुत डिटेल में उनके बारे में समझेंगे। तो सर, कार्ल मार्क्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जी। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, बिकॉज बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। कार्ल मार्क्स एक अपने आप में आइडियोलॉजी है, मतलब उनकी जो फिलॉसफी है वो अलग है, पर वो अपने आप में भी मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में देखा जाता है। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो अगर हम सिर्फ फिलोसोफर को देखें तो उसे हम कैसे लेबल करें? ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ रेबल, और ही वॉज मोर ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड इकोनॉमिस्ट, यू वुड से, कि जिन्हें कैपिटलिज्म पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी ही एक आइडियोलॉजी दे दी, अपनी एक फिलोसफी दे दी जी। अब 3-4 एडजेक्टिव्स आपने लगा दिए कार्ल मार्क्स के आगे, तो एक सीरियल में उनके ऊपर बात करते हैं। जब आपने कहा कि क्या उनकी फिलॉसफी बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल रही, क्या वो फिलोसोफर रहे, तो बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल सही है। जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि ह्यूमन हिस्ट्री को जैसे जीसस ने डिवाइड कर दिया उनकी थॉट्स में, राइट, एकदम वो बहुत बड़ा मेजर टर्न लिया है। आज हम एक रिलीजन के उसमें उसको जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी थॉट्स को। कार्ल मार्क्स ने भी यही चीज करी, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ने साइमल्टेनियसली पूरे वर्ल्ड मैप को टच किया। चाहे वो डिफरेंट ट्राइब्स हों, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हों, डिफरेंट नेशंस हों, कॉलोनीज हों, उन्होंने हर जगह साइमल्टेनियसली एक साथ जो है हर चीज को इम्पैक्ट करा। हर जगह आपको मार्क्स की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने वाले आदमी, औरतें हर जगह आपको दिखे, राइट। बिल्कुल अगली आने वाली सभी आइडियोलॉजीज में, जो मार्क्सिज्म के बाद आइडियोलॉजीज आई, उनमें मार्क्स जो है एक उनका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन के बैठ गया। चाहे फिर वो फेमिनिज्म हो, चाहे फिर वो सोशलिज्म हो, जो मार्क्स के बाद इवॉल्व हुआ, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें रेबेल की, तो रेबेल भी रहे हैं। देखिए, रेबेल हर समाज में, हर टाइम में आपको देखने को मिलता है। जो मेन स्ट्रीम, किसी भी मेन स्ट्रीम इवेंट, थॉट, आइडिया के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वो रिबेल ही होते हैं एज सच। अगर अब बिल्कुल आप डेफिनेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अब रिबेल अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो अलग बात है, बट रिबेल थे, बिल्कुल थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो उस टाइम पॉलिटिकल करंट था वो कैपिटलिज्म था, राइट। कि हाँ भाई, क्रूड कैपिटलिज्म एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल करंट है, और उसके रिबेल के फॉर्म में सामने आए कार्ल मार्क्स अपना मार्क्सिज्म लेके एज सच। तीसरी बात जो है, एक मतलब कहा जाना कि उनको, क्या वो एक फ्रस्ट्रेटेड इकोनॉमिस्ट थे, तो उससे मैं थोड़ी सा असहमत हूँ कि वो फ्रस्ट्रेटेड इकोनॉमिस्ट नहीं थे। बिकॉज इन मार्क्सिज्म द इकोनॉमी पार्ट was was brought by the फ्रेडरिक एंजल्स। उन्हें जो है इकोनॉमी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल फैमिली से आते थे तो उस चीज की समझ थी, तो वो उस चीज को लेके आए थे। ऐसा नहीं है कि मार्क्स को इकोनॉमी की समझ नहीं थी, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज उनकी पूरी जो दास कैपिटल की 3 वॉल्यूम्स है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि हाँ, इकोनॉमी की समझ तो है, तभी इतनी बड़ी, इतनी 3 वॉल्यूम्स लिखी, राइट। तो लेकिन क्या फ्रस्ट्रेटेड इकोनॉमिस्ट थे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। फ्रस्ट्रेटेड इकोनॉमिस्ट मतलब कि उनकी शायद इकोनॉमिक पॉलिसीज को गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, या फिर वो तंग आ चुके हैं प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम से, तो फ्रस्ट्रेटेड इकोनॉमिस्ट नहीं कहा जाता। एक थिंकर थे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, जो शायद एट प्रेजेंट जो उनके टाइम पे मटेरियल कंडीशंस थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, एंड ही रोट ऑल दोस पॉइंट्स एट वन प्लेस, और वो फिर बाद में आइडियोलॉजी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सिंस यू मेंशन्ड फ्रेडरिक एंगल्स, तो डू यू थिंक दैट फ्रेंडशिप विद फ्रेडरिक shaped his opinion about economy, about philosophy as well? जी नहीं, बिल्कुल करा। फ्रेडरिक एंजल्स जो थे एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे डेफिनेटली। उनके फादर जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी फैक्ट्री थे अपनी, तो उन्हें एक बैक हैंड नॉलेज थी चीज़ों के बारे में कि इंडस्ट्रीज कैसे ऑपरेट करती हैं, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ एलोकेट होता है, किस रिसोर्स का कितना जो है शेयर है इंडस्ट्री में।
तो मार्क्स, अगर आप मार्क्स को डिवाइड करें तो मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो दो भाग में बांट लेते हैं। एक मार्क्स है, राइट, जिसको हम नॉर्मल कन्वेंशनल मार्क्स पढ़ते हैं, कि यंग मार्क्स है जिनको थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड माना जाता है, कि जो फ्रीडम की बातें कर रहे हैं, एलियनेशन की बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें की बातें कर रहे हैं। फ्रेडरिक एंजल्स के आने के बाद मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है वो बना। जैसे हीगल से इंस्पायर्ड होके मार्क्स को आइडिया कि हाँ भाई चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, राइट, देयर इज थीसिस, देयर इज एंटीथेसिस एंड देयर इज सिंथेसिस, बट वो डायलेक्टिक आइडियलिज्म है जो हीगल ने कर दिया। बट फ्रेडरिक एंजल्स ने हालात बताए कि ये चीजें ऐसे होती हैं, सो मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स बोथ वर कन्विंस्ड दैट डायलेक्टिक आइडियलिज्म जो है वो सही चीज नहीं है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो है वो एसेंस है, वो सही चीज है। मटेरियल नेसेसिटी है कि वर्ल्ड को बदलना पड़ेगा, आइडियल नेसेसिटी नहीं है। सो कॉन्शियसनेस अराइजेस फ्रॉम बीइंग, आप हैं तो आइडियाज हैं, आपकी कॉन्शियसनेस आपके बीइंग से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस आपकी बीइंग को जो है शेप करे, मार्क्स का मानना। ठीक है। तो एंजल्स के आने के बाद डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आपको देखने को मिलता है, उनके आने के बाद आपको जो है साइंटिफिक सोशलिज्म थोड़ा और एडवांस होता दिखता है, तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट रहा है। और बल्कि एक शेडो कास्ट हो जाते हैं फ्रेडरिक एंजल्स, उनको एज सच इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं लेके आ जाता, बट मार्क्स एंड एंजल्स बोथ शेप द मार्क्सिज्म एज सच, दोनों ने They मार्क्सिज्म both shape the Marxism जी together and they create a philosophy or राइट, ideology. बिल्कुल सही है ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एंगल्स की, या मतलब बात करें हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। जी सो सिंस ही ग्रो अप ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जी तो इवन ड्यूरिंग सिंस यू टॉक्ड अबाउट द यंग मार्क्स, जी है ना, तो यंग मार्क्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान पैदा हुए हैं, उस वक्त जी वो ग्रो कर रहे हैं, ही ग्रो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसी दौरान हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म अपने ग्रो कर रहा है। जी तो उसी टाइम उन्होंने इनजस्टिस देखा, उन्होंने चाइल्ड लेबर देखी। जी तो डू यू थिंक दैट ऑल दोज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हिज ऑन थिंकिंग प्रोसेस, जिससे उनके खिलाफ, उनके अंदर एक हेटेड पैदा होती है कैपिटलिज्म के खिलाफ? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन टाइम्स, ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में एक स्टेटमेंट करते हैं, जनरल भी एक स्टेटमेंट है कि जो इंसान है वो उसके अपने टाइम का प्रोडक्ट है। मार्क्स के साथ भी वही हुआ। अब मार्क्स, अब हर किसी के साथ ऐसा सच नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हर कोई अपने टाइम को समझ पाता तो शायद वो हर कोई मार्क्स बन जाता। बिल्कुल। बट अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस रखना, आपके साथ क्या हो रहा है आप इस बारे में शायद जानते हैं, कुछ लोग आपके साथ क्या हो रहा है उस बारे में भी नहीं जानते, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है उस बारे में जानना, और आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस बारे में जानना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो मार्क्स जो है अपने टाइम पे देखते हैं कि लिबरलिज्म जब आया तो वो क्यों आया, क्योंकि ह्यूमैनिटी को ऐसा सप्रेस किया जा रहा था रिलीजन के नाम पे इन द डार्क एजेस। तो लिबरलिज्म एक नया करंट बन के आया। फ्यूडल सोसाइटी है, आप ऐसे कैसे है, मेहनत हमारी, सब हमारा, और आप जो है हम पे राज कर रहे हैं, हम अपने सारे पर्सनल डिसीजंस भी आपसे पूछ पूछ के ले रहे हैं। ठीक है। सो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग सोसाइटी है, राइट। तो लिबरलिज्म आ गया। लिबरलिज्म ने क्या करा, एक एक टुकड़े को, ह्यूमैनिटी के एक टुकड़े को किसी की फोर्स से आजाद कर दिया। तो एक नई क्लास उभर के आई, कैपिटलिस्ट क्लास, राइट, बॉर्जुआजी क्लास वहां से बनी। मिडिल क्लास, शुरुआत में मिडिल क्लास कहते हैं इसे, कि बॉर्जुआजी एक मिडिल क्लास है जो बनी, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत बड़ा रोल हुआ उसका प्ले, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब हो क्या रहा है, अब मार्क्स कह रहे हैं कि जो ये क्लास है इसने जो रेवोल्यूशन करी वो अपने इंटरेस्ट के लिए करी। अब इनका इंटरेस्ट कैसे पूरा हुआ कि ये आज के टाइम पे सोसाइटी में एक जो है सेटिस्फाइड पोजीशन इन्होंने अचीव कर ली है। So now even if circumstances demand कि changes आए सोसाइटी में, they are resisting changes because they don't want to deteriorate their position only. वो अपनी सिचुएशन को, पोजीशन को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो चेंजेस रेजिस्ट कर रहे हैं। अब उनके चेंजेस रेजिस्ट करने से हो क्या रहा है, उनके चेंजेस रेजिस्ट करने से जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, जिनको मार्क्स बोलते हैं प्रोलेटेरिएट्स, जो शायद काम कर रहे हैं, बेसिकली वो लेबर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो लेबर क्लास की वो बात कर रहे हैं वहां पे, राइट। तो जो लेबर क्लास है वो अपने बेनिफिट्स को नहीं ले पा रही है उनसे, वो नेगोशिएट नहीं कर पा रही है एज सच, बिकॉज दे आर रिजेक्टिंग एवरी फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन व्हिच इज पॉसिबल। सो मार्क्स कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है जो हो रही है सोसाइटी में। इवेंचुअली देखिए, जब आपने फ्यूडल क्लास से डिमांड करी, राइट, या आपने स्ट्रगल करा, आपको अपने राइट्स मिल गए। सो नाउ बेसिकली जो ये पूरा प्रोसेस है ये चलता रहना चाहिए ना, साइकिल। आप इसे रोक रहे हैं बीच में, लेकिन ये रुकेगा नहीं। मार्क्स भी बोलते हैं कि रुकेगा नहीं। एट वन टाइम दी ओल्ड मेजोरिटी, राइट, वो रियलाइज करेंगे कि ये चीज गलत है, ये साइकिल को रोक रही है, इट इज स्टॉपिंग समथिंग नेचुरल। तो फिर वो उसके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन करेंगे, जिससे वो साइकिल, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उस साइकिल को रोकने वाली, वो हट जाएगी, यानी कि एक बॉर्जुआजी क्लास हट जाएगी,
और फिर क्या हो जाएगा, फिर एक नई कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अपने टाइम से इंस्पायर्ड थे, बिल्कुल थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एलियनेशन हो चुकी थी इंसान की, राइट। पहले प्रोडक्ट को खुद बनाया जाता था, यू आर अटैच्ड विद दैट प्रोडक्ट। अब वो नहीं हो रहा है, अब आप कंपोनेंट्स में काम कर रहे हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो एक चीज दी वो थी कि उन्होंने लाइन मैन्युफैक्चरिंग दे दी कि भाई टायर एक लाइन में बन रहे हैं, नट्स एक लाइन में। तो एक एम्प्लॉय का सिर्फ यही काम है कि वो दिन में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, टायर को नट एंड बोल्ट्स के साथ कार में जोड़ रहा है। सो ही डोंट नो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, स्पेसिफिक कमांड्स हैं, वही कमांड्स करनी है। तो एलिनेट हो गया है वो इंसान, उसको अपनी वैल्यू नहीं मिल रही है पूरे काम करने वर्थ की। नहीं मिल रही हाँ, है। वर्थ नहीं मिल रही है। सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है कि मार्क्स बोलते हैं कि जो हमारे बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर के अलावा, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब स्टेराइल है। वो तब तक उनमें जो आप जो भी डालोगे वो रिप्रोड्यूस करके आपको देंगे। एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो लेबर है, जिसकी कोई सरप्लस वैल्यू है, और उस सरप्लस वैल्यू को जो मिलना चाहिए लेबर को उसके बदले में, राइट, इन द एक्सचेंज, वो नहीं मिल रहा है उन्हें सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंसेस, वेजेस के नाम पे एक छोटा सा शेयर मिल रहा है। बाकी सारी सरप्लस वैल्यू एक क्लास के पास जा रही है प्रॉफिट्स के टर्म में, जो कि गलत हो रहा है। ठीक है। Since you talked about that the industrial revolution created two classes, bourgeoisie class और proletariat, ठीक है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझाने के लिए बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज कर लूं, हैव्स एंड हैव नॉट्स, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड टू क्लासेस, सॉरी, हैव्स एंड हैव नॉट्स जी। सिंस हैव्स एंड हैव नॉट्स की अगर बात करें, उसके अवरोध के रूप में या उसके एंटीथेसिस के रूप में कार्ल मार्क्स अपना मार्क्सिज्म लेके आते हैं, ठीक है। मार्क्सिज्म आता है, मार्क्सिज्म इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि रशियन रेवोल्यूशन जैसी चीजें होती हैं, इंस्पायर होता है, इवन पूरा एक नेशन क्रिएट होता है उसके बाद जी, ठीक है। बट आज भी हम देखते हैं कि हैव्स हैं, हैव नॉट्स हैं, देयर इज स्टिल अ क्लास स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन। तो क्या आज भी जैसे हम कॉर्पोरेट्स की बात करें और एक तरफ गिग वर्कर्स की बात करें, ठीक है, तो आज भी वो हैव्स एंड हैव नॉट्स चल रहा है जी। तो मतलब आई डोंट नो, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम मानेंगे कि मार्क्सिज्म फेल हो गया? देखिए, मार्क्सिज्म जब हम बोल रहे हैं तो जब ये शुरू हुआ तो मार्क्सिज्म जैसी चीज को फ्रेडरिक एंजल्स बोलते हैं कि जब मार्क्स से पूछा गया कि मार्क्सिज्म जैसी कोई चीज है, तो उन्होंने कहा कि वो इस चीज को नहीं जानते, ठीक है, कि वो मार्क्सिज्म को जानते नहीं है, मानते नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि मार्क्स जब अपनी चीज लिख रहे थे उन्हें पता था कि जरूरी नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा वर्ल्ड अपना ले एज सच, राइट, या वो अपनाएगा ही अपनाएगा। ही वाज नॉट डिटरमिनिस्टिक अबाउट थिंग कि होगा ही होगा एक दिन, राइट। वो बड़े ही पेशेंटली एक आइडिया दे रहे थे जो उन्होंने दिया, राइट। अब मार्क्सिज्म फेल हुआ या सक्सेसफुल रहा, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं पे लेबर कंडीशंस थी तो वो था वेस्टर्न यूरोप वाला एरिया। जब आप देखते हैं फ्रांस, जर्मनी, यूके, राइट, ये इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा खराब कंडीशंस थी लेबर प्रोडक्शन की। अगर आप रशिया की बात करते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशंस की, वहां पे जो मार्क्स बोल रहे हैं मार्क्सिज्म में लेबर, वो वाली चीज इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। पेजेंट्स का जो है कंसंट्रेशन काफी ज्यादा था। तो हाँ, मार्क्सिज्म इवॉल्व हुआ रशिया के कंटेक्स्ट में। जो आपने कहा ना कि बॉर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट को हम बोल देते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। मार्क्सिज्म को अगर आपको समझना है तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ बॉर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के कंटेक्स्ट में जाके समझेंगे तो शायद आप कहेंगे कि मार्क्सिज्म चाइना में तो कभी आया नहीं फिर। बिल्कुल राइट, क्योंकि वहां तो प्रोलेटेरिएट्स लेबरर्स नहीं थे, पीजेंट्स थे। जो स्ट्रगल था वो पीजेंट्स से ज्यादा खिंचा हुआ था, राइट। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स के कंटेक्स्ट में आप समझते हैं, बिल्कुल हुआ, बिकॉज मार्क्सिज्म ने क्या करा, एक अवेयरनेस पैदा करी, राइट, कि भाई ये देखो, ये हो रहा है आपके साथ, डेली लाइफ में हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे अगर आप बात करो किसी भी एम्प्लॉय की, राइट, एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, कोई भी, मान लीजिए आप यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में नियर बाय चले गए, वहां पे आपने जो है बहुत ही किसी बेहतरीन खाने का ऑर्डर दिया। लेट्स से कि आपने बोला कि मुझे जो है एक पास्ता ले आइए और एक मेरे लिए जो है आप मोका ले आइए, वो लेके आएगा अब आपके पास। अब जो ये पास्ता और एक जो आपने बेवरेज मंगाई है, इन दोनों को बनाने वाला जो इंसान है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ कंडीशंस में उस इंसान ने जब इन चीजों को बनाया तो मेजॉरिटी ऑफ आउटपुट जो उस चीज में आई है वो उसी इंसान की वजह से आई है। बिल्कुल राइट, क्योंकि उसे पता है फ्लेवर्स कितने जाएंगे, क्रीम कितनी जाएगी, क्या चीज जो है, कौन सी जो है सॉसेज यूज होनी है, कौन सी नहीं होनी है, राइट। अदरवाइज तो ये सारी चीजें अलग अलग पड़ी हैं, बिल्कुल खुद तो बनेंगी नहीं। लेकिन आपने जब खाई, लेट्स से कि आपने उसको 500-700 रुपीज दिए इन एक्सचेंज, सो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन गोज टू दी ऑनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट, नॉट टू दी इंडिविजुअल हु इज मेकिंग दिस प्रोडक्ट्स। ये आज के टाइम का एग्जांपल है, ये पिछले टाइम पे भी हो रहा था।
मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो मर रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट्स, उनके मार्केट प्राइसेस जो थे, वो मार्केट प्राइसेस शायद नेचुरल प्राइस के साथ कंपैटिबल नहीं थे, राइट। और लेबर को उसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी जिसने किया। लेबर को सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के फंडे पे जज किया जा रहा था कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी, सॉरी जितनी ज्यादा सप्लाई होगी, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी, बिकॉज वो मैक्सिमम डिमांड को कवर कर लेगा। लेकिन जितनी ज्यादा सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, तो डेफिनेट सी बात है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो प्राइस बूस्ट कर जाएगा। लेबर के साथ यही हुआ। बहुत कम लोग थे जिनके पास कैपिटल थी, राइट, लेकिन लेबर काफी ज्यादा थे। एवरी ह्यूमन इज अ लेबर टुडे, राइट, हर कोई लेबर है अलग अलग तरीके से। तो लेबर की सप्लाई बढ़ गई, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, बेसिक डिमांड। हाँ, तो उनकी जो प्राइस था, वो मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गया। बट मार्क्स बोलते हैं कि मार्केट प्राइस नहीं चाहिए भाई, हमें वैल्यू चाहिए लेबर की। तो लेबर जो कर रहा है, रीजनेबली अगर आप सोचें, रैशनली आप सोचें, तो लेबर जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि मार्केट प्राइस क्या है, हमें ये चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। सो गिव लेबर हिज और हर वैल्यू, उसको उसकी वैल्यू आप रिपे करें, ना कि उसको उसका मार्केट प्राइस रिपे करें। आज के टाइम पे अगर आप इसको रखते हैं बात को, क्या मार्क्सिज्म फेल हो गया, ये कहना गलत है। मार्क्सिज्म को फेल कह देने का मतलब है कि आप मार्क्सिज्म को ऐसा आइडियोलॉजी नहीं जज कर रहे, आप उसको ये जज कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना ज्यादा पॉलिटिकली सक्सेसफुल रहा है सच, और पॉलिटिकली भी आप उसको जज कर रहे हैं कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर कितनी रही है सच, उन टर्म्स में, जो कि फिर आप बहुत ज्यादा उसको जो है एक जगह फोकस करके और डोमेन छोटा कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, इज्म है, तो उसको उसी कंटेक्स्ट में देखिए आप। अदरवाइज अगर आप ऐसे बात करेंगे, कोई भी इज्म हो दुनिया में, कोई भी इज्म, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, सक्सेसफुल कोई नहीं रहा है। आपको कोई भी प्योर फॉर्म में कहीं भी नहीं दिखेगा, हर जगह आपको एक्सेप्शंस दिख जाएंगे। मार्क्सिज्म ने जो बहुत बड़ा बदलाव करा वो ये करा कि लेबरर्स को एक वॉइस मिल गई, राइट। जो ओप्रेस था उन्हें पता लग गया कि यस दे आर ओप्रेस्ड नाउ, वो अपनी कंडीशंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस हमें उसकी ऑपोजिट आइडियोलॉजी में देखने को मिला, जब कैपिटलिज्म ने अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को, राइट, सिचुएशंस को अडॉप्ट करने के लिए उसने क्या करा, उसने वेलफेयर अप्रोच दी कि ठीक है यार, मार्क्सिज्म ये बोलता है ना कि हम कुछ नहीं करते किसी के लिए, तो हम वेलफेयर ले आते हैं, वेलफेयर स्टेट बना देते हैं। वेलफेयर स्टेट है तो कैपिटलिस्ट स्टेट ही, उसका एक आउटपुट है, बस थोड़ी सी डाइल्यूटेड है उसकी पावर्स, राइट, लेकिन है तो कैपिटलिज्म से ओरिएंटेड, मार्क्सिज्म तो ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन मार्क्स ने ही कंपेल किया कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कि वो वेलफेयर जैसी चीजें लेके आए। आज कॉर्पोरेट्स हैं, बिल्कुल है, आज गिग वर्कर्स हैं, बिल्कुल है। आज इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी है लेकिन कम है, राइट। अब इसमें क्या चक्कर है, देखिए थॉमस पिकेटी नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, राइट, जब वो अपनी किताब में इस चीज को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी शायद आज से 300-400 साल पहले जितनी थी आज उतनी नहीं है, बिकॉज मार्क्सिज्म ने कंपेल करा कि भाई इनकम के स्टैंडर्ड्स तो बढ़ाओ, आप उतनी ही चीजें दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनकी यही जरूरतें हैं, क्यों भाई, यही जरूरतें का मतलब ये नहीं है ना कि नेसेसिटी चेंजेस बाय टाइम। शायद आज से 50 साल पहले, राइट, हमारे जो हमारे मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स रहे, उनके टाइम पे शायद इंटरनेट नेसेसिटी नहीं था, आज है नेसेसिटी। सो नेसेसिटी चेंजेस बाय टाइम। मार्क्स बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थिंक करते हैं, उन्होंने कहा कि नेसेसिटी विल चेंज और साइकिल चलेगा, क्योंकि लोगों को अपनी नेसेसिटीज फुलफिल करनी है और ऊपर वाले ने नेसेसिटीज फुलफिल करने का मौका नहीं दे रहे, सो दे विल रिवोल्ट। अब कॉर्पोरेट्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, बट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है स्टेट, जिसको शायद मार्क्स पसंद नहीं करते थे, वो स्टेट क्या कर रहा है, वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कॉर्पोरेट्स हैं, वेल्दी पीपल हैं, भाई इनकम टैक्स मैं लूंगा, राइट, वेल्थ टैक्स नहीं लगता, चलिए इंडिया में वो अलग बात है, बट इनकम टैक्स मैं लूंगा। डायरेक्ट वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्ट नहीं लगता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लगा लेते हैं, जब कोई नया जमीन लेता है, रजिस्ट्री करवाता है, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में लग जाता है, राइट, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगता। तो इनकम टैक्स और जो सब्सिडीज हैं और जो गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स हैं, ये सब क्यों है, क्योंकि किसी टाइम पे किसी इंसान ने आज से 150 साल पहले कुछ कहा था, उस टाइम पे शायद ये भी चीजें नहीं थी, बिल्कुल, आज ये एग्जिस्ट करती है, तो वो फेल नहीं हुआ है, बस अपनी परसेप्शन है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नहीं, ये तो गलत हुआ गया ना, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े, तभी आज भी, वरना अगर देखिए फेल हो जाता तो शायद आज हम उसे पढ़ ना रहे होते, एक इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उस टॉपिक को पढ़ना रेलेवेंट ना होता। आज भी हर बार लगभग होता है कि हर बार यूपीएससी में जो है मार्क्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा, उसकी फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं और बहुत ज्यादा
इंटर सब्जेक्टिव नेचर है उसका, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो एक साथ जो है ऑपरेट करता है, तभी वो पूछ लेता है उससे, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकता है वो, उससे इकोनॉमी से, क्योंकि है मार्क्स के डायमेंशन अलग अलग जगह पे। बिल्कुल। तो वो फेल हुआ है नहीं, इसका जवाब नहीं, फेल नहीं हुआ है। फेल नहीं हुआ है, बट Yes. आपके ओपिनियन में इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट, इवन ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट आई वुड से। यस बट जैसे आप कह रहे हैं, अभी आपने आपके आंसर में कहा कार्ल मार्क्स ने he made an impact. जी Because of Karl Marx, capitalists went towards welfare state, जी and today we have corporate social responsibility and also many things, जी right? But ये सारा जो देन है कार्ल मार्क्स की है। जी बट कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली तो ये प्रपोज नहीं किया था। जी। कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली अपना स्टेटलेस सोसाइटी की बात करी है। जी ठीक है, तो मतलब स्टेटलेस सोसाइटी वेरी लेस लाइकली है कि पॉसिबिलिटी उसकी कम दिखती है हमें जी कि सब कुछ खुद मैनेज हो जाए बिना स्टेट के। जी तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैन यू बिलीव और डू यू कंकर टू द स्टेटमेंट कि कार्ल मार्क्स न्यू हिमसेल्फ दैट द सॉल्यूशन ही इज प्रपोजिंग अगेंस्ट द कैपिटलिज्म और उसके अपवाद के रूप में जो दे रहे हैं अपना सॉल्यूशन, वो फिजिबल नहीं है। और क्योंकि वो फिजिबल नहीं है, सो ही जस्ट वांटेड टू क्रिएट द फियर ऑफ दैट रिवोल्ट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि जो हैव नॉट्स हैं दे विल रिवोल्ट एट सम पॉइंट, कि जो रिवोल्ट करेंगे रिवोल्ट एक्चुअल में होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ही वांटेड टू क्रिएट द फियर ऑफ रिवोल्ट इन द माइंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट्स और कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कि वो उसके फियर के चलते ही अपने आप में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जो हम देखने को मिले थी। डू यू कंकर टू द स्टेटमेंट? देखिए, कंप्लीटली तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये चीज सही थी, क्योंकि अगर वो शुरू में ही मान लेते कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, इट इज अगेन अ यूटोपिया विच आई एम क्रिएटिंग, कि अलग यूटोपिया है और मैं दूसरा यूटोपिया क्रिएट कर रहा हूँ, तो शायद इतनी ज्यादा डेप्थ उस चीज पे ना देते वो। बिल्कुल। सो द कनेक्ट कम्स ओनली व्हेन यू बिलीव इन द आइडिया, ये होगा यार, ये होगा, क्यों नहीं होगा, राइट? रैशनली है सब चीज, मैं रैशनली सोच रहा हूँ, साइंटिफिक एंगल से मैं चीजों को प्रूव कर रहा हूँ, तो ये चीज होगी, ठीक है, राइट? बट उसका इम्पैक्ट जो हम बोल रहे हैं, कि आप जैसे आपके सामने कोई कम्युनिज्म बोलता है और आप और उसके बारे में पूछता है कि वो सक्सेसफुल रहा है नहीं, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे कम्युन्स बन गए हैं, स्टेट्स नहीं है, लोग इंटरनली बहुत अच्छे हो गए हैं, स्टेट खत्म हो गया है, तो क्या ये होगा पॉसिबल? एज सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं इमेजिन करा था, राइट, कि ये इतना बड़ा चेंज हो जाएगा। एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म, ये ऑक्सीमोरन साउंड करेगा कि रेवोल्यूशन के साथ रिफॉर्म कैसे जा रहा है, बट है रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म के उसमें टर्म्स में उन्होंने उसको इमेजिन किया था कि कम्युनिज्म काम करे। सोशलिज्म को कार्ल मार्क्स मानते थे कि सोशलिज्म एक टेम्पररी स्टेज है, टेम्पररी इम्परफेक्ट सोसाइटी है, राइट? क्योंकि सोशलिज्म में उनको जो फंडा, जैसे वो काम करेगा कि हर किसी से हम इतना काम करवाएंगे जितनी उसकी एबिलिटी है, वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, राइट, एंड विल पे बैक अकॉर्डिंग टू हिज वर्क ओनली। और जो हम मुझे देंगे उन्हें बदले में, वो किसके अकॉर्डिंग देंगे? वर्क के अकॉर्डिंग देंगे। सो एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं और वर्क के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं। ये कब हो रहा है? सोशलिस्ट इम्परफेक्ट सोसाइटी में हो रहा है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में ये चीज चली जाएगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी में वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी होगा, बट वो वॉलंटरी होगा। जैसा हम इंडियन थॉट में पढ़ते हैं कि हृदय परिवर्तन करवा देना, गांधी जी बोलते हैं हृदय परिवर्तन करेंगे आप, राइट? उसको इंटरनली आप कंपेल कीजिए, वो चेंज खुद हो। तो वो कह रहे हैं वॉलंटरीली शिफ्ट आएगा, वॉलंटरली वो वर्क करेगा, और आउटपुट में हम देंगे जितनी उसको जरूरत है। सो वी विल टेक अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी ऑन वॉलंटरी बेसिस, एंड we will pay back him according to his need। आप उसको नीड के अकॉर्डिंग देंगे, पहले आप वर्क के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप उसको नीड के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक है, दोनों में जो है चेंज आ गया, राइट? क्या कार्ल मार्क्स सोच रहे थे कि यार ये तो यूटोपिया है, ऐसा हो नहीं पाएगा? तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, कार्ल मार्क्स को ये जरूर था कि कंप्लीटली जो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए, वो थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आप बोलते तो ये है ना, जब आप आज भी अगर आप इकोनॉमिस्ट है, अब कंट्री के अंदर अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, जब हमारे लीडर्स ऑफ आवर कंट्री जो बोलते हैं कि 2047 में इंडिया जो है एक डेवलप्ड जो है स्टेट बन जाएगा, राइट? मतलब कि कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन पर कैपिटा अगर आप बात करें तो 12,000 के आसपास हमारी 10,000 के पैरामीटर को हमारी पर कैपिटा क्रॉस कर जाएगी। आज कितनी है? 2,500। अब इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से हैं। एक इकोनॉमिस्ट, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों नेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि हाँ होगा होगा होगा, ऑप्टिमिस्टिक है। एक थोड़े से पेसिमिस्ट है या फिर थोड़े से रियलिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि अगर आपको इतनी स्पीड से ग्रो करना है तो इतनी % ऑफ ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है, राइट? क्योंकि आपके पास नहीं है कि आपको इतनी हर साल आपको 10% के जीडीपी से ग्रो करना पड़ेगा, कि आपके पास है? नहीं है। आपके पास कितनी है? 6% की एवरेज है, राइट? तो अब क्या हम मानना छोड़ दें कि हम 2047 तक डेवलप नहीं हो पाएंगे? ऐसे नो,
ह्यूमन नीड्स अ मोटिवेशन टू डू समथिंग, राइट? तो उसको मोटिवेशन चाहिए। जब किसी ने बोला होगा फ्यूडल टाइम्स में कि आपकी फ्यूडल लॉर्ड है, इनके खिलाफ आप सारा गांव इकट्ठा होके इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दो, तो शायद उस समय पे गांव वालों को लगा होगा कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, हम इकट्ठा होकर इनका मुकाबला थोड़ी कर लेंगे, राइट? बट इट वाज एट सम टाइम इट टर्न इनटू प्रैक्टिकल, राइट? वो जो है प्रैक्टिकल आइडिया में कन्वर्ट हो गया एक टाइम के बाद। मार्क्स ने भी यही सोच की चीजें दी थी। व्हाई इट वाज कंसीडर्ड बीइंग इम्प्रैक्टिकल एज सच, कि कम्युनिज्म की जो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, जो कम्युनिज्म की इकोनॉमिक डायमेंशंस है, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं कि हम हर इंसान से काम लेंगे वॉलंटरीली बेसिस पे, ठीक है, राइट? कि वो इंसान खुद काम करेगा। अब ह्यूमन नेचर को अगर आप देखें तो आप खुद काम करते हैं, बट आप रिटर्न जो मांगते हैं उसके बदले में वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके काम के प्रोपोर्शनेट हो, राइट? अगर थोड़ा सा आप मार्क्स की ही फिलॉसफी को देख ले तो मार्क्स क्या कह रहे हैं कि जो लेबरर लेबर दे रहा है उसमें वो क्या रिटर्न मांग रहा है, उसकी वैल्यू लेबर की। तो भाई लेबर भी तो अपनी वैल्यू को रिटर्न मांग रहा है ना, कि मेरी जितनी वैल्यू थी उतना मुझे रिटर्न वापस दिया जाए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी उसमें लेबर काम तो करेगा, बट उसको आप उतने देंगे जितनी उसकी जरूरत होगी, नीड होगी। तो मार्क्स बोल रहे हैं, खुद ही एंटीथेसिस हो गया। एंटीथेसिस हो गया उनके आइडिया के अंदर ही। बट इसके लिए मार्क्स ने कहा कि जरूरी नहीं भाई, आप मार्क्स बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल, राइट, टेक्निकल रेवोल्यूशन में विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थिंकर है। वो बोल रहे हैं कि हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को साइंटिफिकली इतना एडवांस करेंगे कि कभी किसी चीज की किल्लत ही नहीं होगी। नाउ दिस इज समथिंग यूटोपियन, कि आपकी नीड जो है ठीक है लिमिटेड रख लीजिए आप, बट आपकी डिमांड्स जो है वो सिर्फ नीड्स नहीं है, आपकी वांट्स भी तो है। बिल्कुल। और ये कभी नहीं हो पाएगा कि रिसोर्सेज इतने ज्यादा मैक्सिमम हो जाए कि आपको आपकी वांट्स और नीड्स दोनों पूरी हो रही है टाइम पे। इट इज नॉट पॉसिबल। इंसान को हमेशा लगता है कि जितना वो काम करेगा कि शायद वो थोड़ा और ज्यादा जो है काम करे और हाँ, ज्यादा रिटर्न और पाए। ज्यादा रिटर्न मांगे। Maybe he all everybody, this is very general phenomena that everybody in this world think that he's underemployed, right? कि वो शायद जितना काम करते हैं उनको बदले में और ज्यादा मिलता है, अंडर एम्प्लॉयड या अंडरपेड। हाँ, अंडरपेड, राइट? तो आप यही चीज, अब ये फिनोमिना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है ऐसे। तो वो आप कम्युनिज्म में जो अंडर एम्प्लॉयड वाला फिनोमिना है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ही आ रहा है कि नहीं भाई आपको इतना ही मिलेगा, आई एम सॉरी, बिकॉज वी वांट टू कीप सोसाइटी क्लासलेस। तो इस वजह से जो है वो फेल हो गया, और उसकी वो इकोनॉमिक डायमेंशन हमें दिख नहीं रही है आज। रशिया की बात कर लीजिए, वहां पे भी जो है ओलिगार्क्स हैं। आप चाइना की बात कर लीजिए, चाइना में भी तो ओलिगार्क्स हैं, चाइना में भी तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बिल्कुल, राइट? अगर कोई कंट्री बोलती है अपने आप को कि हम कम्युनिस्ट हैं, तो उन कंट्रीज के बारे में आप कहीं भी नहीं जानते। नॉर्थ कोरिया बोलता है कि हम कम्युनिस्ट हैं, नॉर्थ कोरिया में हेयर स्टाइल्स भी डिफाइंड है। तो वहां कौन सा आदमी आजाद है? वहां पे किसी एक इंसान के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो वहां पे वो जो है फेल हो गया। सिंस यू टॉक्ड अबाउट नॉर्थ कोरिया, तो चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे नॉर्थ कोरिया की बात करें, द कंट्रीज दैट क्लेम टू बी कम्युनिस्ट, जहां पर भी आप देखेंगे दे अल्टीमेटली एंडेड इनटू बीइंग अ डिक्टेटरशिप। जी। So, what is the basic factor behind this? That why the communism or the ideology led to the creation of dictatorship in the world? जी, the question, the question that you ask कि ऐसा क्यों हुआ, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गई, इसका आंसर मार्क्स की थ्योरी के अंदर ही है। Because when we talk about what will happen after the revolution, if you ask Marx, अगर मान लीजिए आज यहाँ मार्क्स बैठे और आप उनसे पूछते हैं कि सर रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, तो जवाब क्या देंगे आपको? जो उनकी थ्योरी जवाब दे रही है कि रेवोल्यूशन के बाद हम एक टेम्परेरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको मैंने कहा एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी, इम्परफेक्ट सोसाइटी। उस टेम्परेरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो हेड करेगा वो एक अथॉरिटी होगी जिसका नाम होगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, राइट? लिबरल्स की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसका काम होगा कि कैपिटलिज्म की जो काउंटर रेवोल्यूशन है उसको खत्म करना, और जो नुक्स एंड क्रुक्स में छोटे छोटे कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स रह चुके हैं उनको सबको डाइल्यूट करके खत्म कर देना और एक क्लास सोसाइटी बनाना। ठीक है, तो ये जरूरी है, बिल्कुल है, क्योंकि मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आज आपने रिवोल्ट करा, सड़कों पे आप उतरे और कल से कैपिटलिज्म खत्म हो गया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि आपको एक अथॉरिटी चाहिए जो मॉनिटर करेगी, राइट? क्रिएटिंग अ नेशन एंड देन सर्वाइविंग, राइट? सर्वाइविंग द सेम, कि इंडिया बना दिया आपने, लेकिन भाई इंडिया को सर्वाइव भी तो करवाना है, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया ना, कि इंडिया सर्वाइव कैसे करेगा, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा। नाउ मार्क्स क्रिएटेड कम्युनिस्ट सोसाइटी, ही वांटेड टू क्रिएट अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, रेवोल्यूशन हैपेंड। So now how the communist society will be reached or how it will survive? एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट बनाएंगे जो टेम्परेरी होगा, जिसका काम होगा कि जो चेंज आया है रेवोल्यूशन के बाद
उसको सस्टेन करना, और एंड में वही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली स्टेट हर फॉर्म में खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी। तब हम कहेंगे कम्युनिज्म आया सोशलिज्म से ब्लॉसम करके, राइट। सोशलिज्म के सोल पे कम्युनिज्म का फ्लावर उग गया, राइट। बट अब कंट्रीज में क्या हो रहा है, कम्युनिज्म कभी आया ही नहीं, कैपिटल सोसाइटी कभी खत्म ही नहीं हुई। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट अब चेंज होगी डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की जगह। इसका पहला एग्जांपल आपको देखने को मिल गया जैसे मार्क्स की कोई प्रैक्टिकल जो है इन्फोर्समेंट हुई। प्रैक्टिकली पहली बार मार्क्स को इन्फोर्स किया गया रशिया रेवोल्यूशन में। बिल्कुल, जब आपने रशियन रेवोल्यूशन में इसको किया तो लेनिन की थॉट क्या थी, लेनिन बोल रहे थे कि वैनगार्ड चाहिए हमें, वैनगार्डिज्म जो हम बोलते हैं, जो लेनिन लेके आए, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टिक थॉट कि वैनगार्ड चाहिए। वैनगार्ड क्या है, वैनगार्ड एक पहरेदार है, एक सिक्योरिटी है कि भाई ये फॉर्म जो सोसाइटी है ये कभी खत्म नहीं होगी। ना ही एक्सटर्नल फैक्टर्स ना कि इंटरनल फैक्टर्स हमारी इस सोसाइटी को, क्लासेस सोसाइटी को कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ये वैनगार्ड कौन है, अभी ये वैनगार्ड कम्युनिस्ट पार्टी है। दूसरी बार कम्युनिज्म कहाँ है, चाइना में है, माओइज्म। व्हाट माओ डिड, माओ सेड दैट रेवोल्यूशन इज नॉट द टेम्परेरी फिनोमेना और वन स्टॉप सॉल्यूशन, we need permanent revolution. So there came the doctrine of permanent revolution. माओ डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन है। परमानेंट रेवोल्यूशन है तो उसको कोई हेड करने वाला भी चाहिए, वो कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वो उसे हेड कर रहे हैं। अब डिक्टेटरशिप किनके पास रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास रहेगी। So they created a vanguard for the dictatorship of proletariat. Absolutely. That should result into communism. Yes. But actually it never resulted into communism. Definitely. तो मार्क्स का कम्युनिज्म, मैं कहूँ कि मार्क्स का कम्युनिज्म कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। जी, पॉलिटिकल डायमेंशंस पे कभी आप बोल ही नहीं सकते कि मार्क्स का जो कम्युनिज्म है उसे आप कहीं देख पाए या वो कहीं देखा जा सका, तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, ठीक है, तो instead of such a wonderful theory and ideology, कम्युनिज्म तो चलो कभी नहीं आया जी, पर कैपिटलिज्म साथ के साथ सर्वाइव करता रहा, उसमें चेंजेस आते रहे, रिफॉर्म होता रहा, बट कैपिटलिज्म सर्वाइव्ड जी, एंड इट इज स्टिल सर्वाइविंग टुडे जी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेसिक फैक्टर बिहाइंड द सर्वाइवल ऑफ कैपिटलिज्म? डू यू थिंक कि कैपिटलिज्म इज सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन और जस्ट बाय गिविंग अ होप कि हाँ भाई यू कैन आल्सो शिफ्ट फ्रॉम हैव नॉट्स टू हैव्स by giving them a hope that you will also become rich one day? Is it? तो हाँ, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों को पार्ट बाय पार्ट आंसर करते हैं। पहला है कि कैपिटलिज्म जो है वो क्या सक्सेसफुल रहा, राइट, वो आज भी हम देख रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो उसका जो ऑपरेशन था वो किन डायमेंशंस पे था, वो साइकोलॉजिकल था या फिर वो फिजिकल ऑपरेशन था, राइट। तो पहली चीज कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ ने जब कैपिटलिज्म दिया, कैपिटलिज्म जो है वो लिबरलिज्म की इकोनॉमिक डायमेंशन है, राइट। तो कैपिटलिज्म जो मानते हैं कैपिटलिज्म आज भी सरवाइव कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक जो कारण है वो ये है कि कैपिटलिज्म आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, राइट। कैपिटलिज्म आपको बोल रहा है कि अगर आप काम करेंगे तो पॉसिबल है कि आप जो है ज्यादा पा भी लेंगे, हैव से हैव नॉट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यू कैन, राइट। तो दूसरी जगह जो एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म दिया था, असल फॉर्म में कैपिटलिज्म वैसा कहीं नहीं आया। तो जैसे कम्युनिज्म नहीं आया, कैपिटलिज्म भी वैसा कहीं नहीं आया, क्योंकि एडम स्मिथ ने तो ये कहा था ना कि कैपिटलिज्म क्या है, कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है आपको एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो अब कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जैसे जैसे आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर काम करेंगे, उसका जो आउटपुट होगा उसका क्या होगा, उस आउटपुट को अगेन कैपिटल बना के समाज में लगाया जाएगा। सो कैपिटल क्या हो रही है, बार बार सोसाइटी में लग रही है, रीयूज हो रही है। हाँ, तो जैसी बार बार रीयूज हो रही है, सोसाइटी के अंदर रह रही है, नए आपको जो है इंडस्ट्रीज दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, तो हर किसी के पास वो चीज है, राइट। हर किसी के पास एक प्रैक्टिकल होप है। बट व्हाट हैपेंड, वेल्थिज्म और प्रॉफिटिज्म हैपेंड, कि जो चीज कैपिटल बन के बार बार लगनी चाहिए थी, अब वो क्या होगी, वो कैपिटल लगनी तो कैपिटल बन के चाहिए थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन प्रॉफिट बन के जो है अब चला गया एंटरप्रेन्योर्स की जेब में, बिल्कुल, राइट। तो अब कैपिटलिज्म तो है ही नहीं, फिर तो आप उसको कुछ अलग बोलिए कि कैपिटल तो लग ही नहीं रही है। तो एडम स्मिथ का तो कैपिटलिज्म वही फेल हो गया। बट जो आज का कैपिटलिज्म है उसका बहुत मेन रीजन है कि वो पहली बात तो लिबरलिज्म से अपना मेन करंट डिराइव करता है। लिबरलिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्क्स का एग्जांपल आप ले लीजिए, मार्क्स को 3 जगह से निकाल दिया गया,
राइट। बेल्जियम, जर्मन और एक और देश है, मैं भी याद नहीं कर पा रहा क्यों निकाला गया, क्योंकि वो वहां पे एंटी स्टेट कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, राइट। बाद में मार्क्स कहाँ रहे, मार्क्स ने अपनी मैक्सिमम लाइफ, और आज भी उनकी कब्र जहाँ पे है, जहाँ पे जो जिस मिलिट्री में वो आज भी दफन है, वो कहाँ पे है, वो लंदन में है। अब उस समय पे लंदन अपने आप को कैपिटल सोसाइटी मानता था, राइट, लिबरल सोसाइटी मानता था। लिबरलिज्म जो है हर किसी को एक वॉइस देता है, और उसको आप डायरेक्टली जो है सप्रेस नहीं कर सकते। आई वोंट से कि लिबरल सोसाइटीज में कुछ गलत नहीं होता, बिल्कुल होता है, अमेरिका में भी गलत होता है, बिल्कुल भी, राइट, हाँ, बट डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव अ लीगल एक्सक्यूज, a legitimate reason for there that. there is every possibility that in liberal society there would be authoritarianism, but that authoritarianism would always be legal authoritarianism, Well said, right? sir. But it is not possible कि वहां पे जो है absolute unreasonable authoritarianism आ जाएगा, वो लिबरल में पॉसिबल है। तो कैपिटलिज्म उसका ही वर्जन था, तो वो सरवाइव कर गया क्योंकि फ्लेक्सिबल था, चेंजेस को अडेप्ट कर सकता था, राइट, और हर किसी को उसकी एक वॉइस का, एक ओपिनियन का एक इम्पोर्टेंस देता था कि ठीक है भाई, कहने का मौका मिलता उससे है कुछ अपनी चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है डिफरेंट है, बट यू कैन नॉट, एक वो नहीं है, पैसिमिज्म नहीं है कि ग्रेटा थनबर्ग मान लो कभी ये नहीं सोचेगी कि वो छोटी सी बच्ची है, उसके कहने से क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, आपको वॉइस मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, वो चीज दूसरी जगह नहीं है, वो चीज वहां पे नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कैपिटलिज्म जो है वो क्या, वो ऑपरेशन की तरफ से रूल कर रहा है। देखिए यहाँ पे मार्क्स को ही अगर आप पकड़ ले, मार्क्स के बाद जो थिंकर आए जिन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज भी करा और नियो मार्क्स की शुरुआत सी कर दी, उनका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट सर, जैसे आपने कहा कि कैपिटलिज्म ऑपरेशन, जी, है ना, तो इन स्टार्टिंग इट्स यूज्ड ऑपरेशन, सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, मे बी साइकोलॉजिकल, जी, नॉट फिजिकल, बट आज के टाइम पे रेदर देन ऑपरेशन इट इज सर्वाइविंग, इन माय ओपिनियन इट इज जी, सर्वाइविंग मोर ऑन द बेसिस ऑफ होप, कि वो आपको एक उम्मीद दे की किरण दे रहे हैं कि आप हैव नॉट से हैव की तरफ आ जाओगे, यू विल बिकम रिच समडे। तो इसके नीचे का ड्राइविंग अंडरलाइन फैक्टर है ह्यूमन ग्रीड। जी, सो कैन आई से ह्यूमन बिहेवियर is also underlying factor, and capitalism survived, or you would say flourished, because it understood the human behavior more betterly as compared as to compared to communism or Marx, we would Marx. say. हाँ, ये तो बिल्कुल है कि कैपिटलिज्म को थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया, राइट, और मार्क्स शायद उतने अच्छे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो इन माय ओपिनियन मार्क्स ने ह्यूमन बिहेवियर को भी मतलब रियलिज्म से थोड़ा आइडियलिज्म की तरफ लेके, या यूटोपियन ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने, हाँ, वो चले गए उस तरफ, है ना, बिकॉज कि मार्क्स थॉट दैट लेबरर्स ऑफ वर्ल्ड विल यूनाइट। तो सर्टेनली, जब उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने सभी को एक आइडेंटिटी दी जो थी लेबर की आइडेंटिटी, बट देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज देयर आर, राइट। इंडिया में ही कितनी डाइवर्स आइडेंटिटीज, आप लेबर होंगे बिल्कुल होंगे, आप, पर आप बंगाली है, पंजाबी है, आप ओडिया हैं या आप तमिल है, सो आप बिहारी हैं या फिर आप जो है हरियाणवी है, तो डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे, आइडेंटिटीज बहुत सारी। अब अगर आप मान लीजिए कि आप बोले कि जी मैं तो भाई तमिल लेबरर हूँ, तमिल में भी भाई आप कौन सी कास्ट से हैं, कास्ट से हैं तो भी कौन से रीजन से हैं, और क्या आप शिव की पूजा करते हैं या फिर आप विष्णु की पूजा करते हैं या फिर आप शक्ति की पूजा करते हैं, कितनी सारी आइडेंटिटीज तो यही मिल गई आप। तो वर्ल्ड में ये बोलना कि लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड विल यूनाइट, you are presuming that every labor will surpass his other ascriptive or descriptive identities and will embrace the only one identity which is labor, right, जिसको बाद में वेबर ने भी क्रिटिसाइज करा कि मार्क्स ने आइडेंटिटीज को बहुत ही ज्यादा एक व्हाइट मार्कर से अंडरलाइन कर दिया। मैक्स वेबर का भी इसमें बहुत जी इम्पोर्टेंट हाँ, कि एक ही आइडेंटिटी है भाई, वो है क्या नाम लेते हैं, लेबरर की आइडेंटिटी। इट इज नॉट पॉसिबल, बहुत सारी आइडेंटिटीज अपना अपना रोल, और लेबर भी एक मोनोलिथिक क्लास नहीं है आज के टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं है। लेबर नाउ अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अ टीचर इज अ लेबरर, अ फैक्ट्री वर्कर इज अ लेबरर एंड अ गिग वर्कर इज अ लेबरर, बट तीनों की इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशंस अलग अलग है। ट्रू, हाउ दे विल यूनाइट अंडर द वन अम्ब्रेला, इट इज नॉट पॉसिबल सच। ट्रू। अगर हम मार्क्स की बात करें जी, तो जैसे मार्क्स व्हेन ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी और आइडियोलॉजी, आई वुड से, तो डू यू थिंक ही वांटेड टू फाइट फॉर human dignity, or just against injustice he was seeing, or just he wanted to put forward his theory? so definitely he wanted to fight for this inequality which he perceived Fight against during his time, right, कि ये चीज गलत हो रही है। definitely he want justice, right, but he never demanded justice in conventional way, right। ये justice demand करने का तरीका सोसाइटी के अंदर क्या है कि आप कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे,
ठीक है, कि लंदन में आप रह रहे हैं तो आप कोर्ट में चाहिए ना, ब्रिटिश कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। But why he was not adopting this conventional method? Because he never trusted those methods. उन्हें लगा कि स्टेट तो टूल ही कैपिटलिज्म का है ना, स्टेट तो टूल ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी का है, तो मैं बिल्कुल। इनके सामने जाके इनको अगर बोलूंगा कि आप अपने आप को खत्म कर लीजिए, how it is possible? Nobody would listen. Nobody would listen. So what he did, he put forward an idea. Because I remember, I don't remember who said this, but there is a very famous thought that an idea can always be destructed by an other idea, right? आप आइडिया को काउंटर आइडिया से रिप्लेस कर सकते हैं, आइडिया को कभी भी फोर्स के थ्रू रिप्लेस नहीं करा जा सकता। ठीक है। रोमन्स चले गए, लेकिन रोमन्स के अगेंस्ट जिन्होंने अपनी कविताओं में कुछ लिखा, कविताएं तो आज भी वहीं की वहीं हैं लोगों के जहनों दिमाग में, राइट? तो आइडिया को आइडिया रिप्लेस कर सकता है। तो मार्क्स ने कहा कि अगर इनका आइडिया प्रेवलेंट है, मेन स्ट्रीम है, तो मैं अपना आइडिया देता हूँ, और उन्होंने अपना आइडिया दिया। डेफिनेटली जस्टिस डिमांड कर रहे थे, राइट? इक्वालिटी चाहते थे कि इक्वालिटी है, तो दोनों चीजें हैं। और उसका तरीका क्या था? उसका तरीका ये था कि वो अपना आइडिया दें, क्योंकि इंडिविजुअल, राइट, एक इंडिविजुअल के अंदर, मार्क्स एज ए इंडिविजुअल, उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो खुद लड़ लें चीजों से। सो व्हाट ही डिड, ही पुट फॉरवर्ड एन आइडिया व्हिच ही थॉट के ये जो है बहुत सारे लोग इसके ऊपर अमल करेंगे। मार्क्स को हम आज भी पढ़ते हैं जी, तो आई होप आगे भी पढ़ेंगे। तो पर मार्क्स की आज इन मॉडर्न टाइम में 21st सेंचुरी उनकी आज क्या रेलेवेंस है? बहुत सारी रिलेवेंस है। देखिए, जहां भी आपको लगेगा कि सोसाइटी में इकोनॉमिक रिसोर्स की कंसंट्रेशन हो रही है, राइट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली अगर हम मार्क्स की लैंग्वेज में बात करें कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कंसंट्रेशन है आज भी, जब वो बहुत ज्यादा अनबायस्ड वे में एक तरफ कंसंट्रेटेड हो जाएगी, राइट, बायस्ड वे में एक तरफ कंसंट्रेटेड हो जाएगी, तो उसके अगेंस्ट वॉइसेस उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, राइट। आपको ये जगह जगह देखने को मिलेगा, बिल्कुल। राइट। जैसे कि क्या यूरोप में मार्क्सिज्म आज के टाइम पे है? बिल्कुल है भाई, यूरोप में मार्क्सिज्म आज के टाइम पे क्यों नहीं है? जैसे ही जब कोई इंसान बात, देखिए जरूरी नहीं है हर इंसान ने मार्क्स पढ़ा हो, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मार्क्स के विचार जो हैं उनसे एक रिजेम्बलेंस आपको दिख सकती है। जब कोई इंसान बोल रहा है कि यार काम सारा मैं करता हूँ, गरीब हूँ, राइट, सारा जो है मेहनत मेरी, धूप में मैं खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस पूरी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अपने इस जमीन के मालिक को देता हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कागज मात्र पे उसका नाम लिखा है कि ये जमीन उसकी है, सिर्फ कागज पे किसी ने लिख दिया। मेरी जो यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकल आउटपुट है, उसका कुछ नहीं हो रहा, तो वो प्रोटेस्ट करता है, डिमांड करता है लैंड रिफॉर्म्स की। तो ये हुई, इंडिया में भी हुई, आज भी स्टेट्स में डिमांड हो रही है। तो ये क्या है? ये वही आइडियाज हैं जो मार्क्स के आइडियाज से रिजेंबल करते हैं कि भाई आपकी वैल्यू को क्या हुआ, वेयर योर सरप्लस वैल्यू वेंट अवे, वो कहाँ चली गई? वो तो उनकी जेब में चलेगी ना। सो डिमांड करो उनसे, तो आपको मार्क्स दिखेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिखता है। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोलता है कि वर्कर्स को आप कैसी जिंदगी देंगे भाई, आप उनको एक बेहतरीन जिंदगी देंगे, आप उनको एक सब्सिस्टेंस वेजेस नहीं देंगे, आप उनको एक लिविंग वेज देंगे। डीपीएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा गया लिविंग वेज, व्हाट इज लिविंग वेज? लिविंग वेज इज समथिंग अपोजिट टू द सब्सिस्टेंस वेज, जिसके अगेंस्ट मार्क्स थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए हमने मार्क्सिस्ट टर्म नहीं लिखी, मार्क्सिज्म नहीं लिखा, आइडियाज तो लिखे। So he still holds very relevance today, and in your opinion, he will always hold relevance for the coming generations. Yes, because there will always be two classes, haves and have-nots, and the conflict is bound to happen, and there will always be class struggle will always be there. Yes, I won't say that there always will be two classes, because I don't know what will happen, what will not happen. Anybody don't know, right? ये तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा नहीं होगा। Let's say कि 100-200 साल बाद क्या पता क्या हो जाए दुनिया में, right? But I would say that if there would be two classes or multiple classes in society, if there would be class struggle, marks would be there. If there is class, there will be class struggle, and if there is class struggle, Marxist ideas are there. राइट, जरूरी नहीं है कि क्लास स्ट्रगल भी हो, ये भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि और बड़े सोशलिस्ट थिंकर हैं, मार्क्स के बाद थिंकर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए कि क्लासेस हो सकती हैं, क्लासेस कोऑपरेट कर सकती हैं, राइट। सो आई वाज सेइंग कि अगर क्लासेस हैं, क्लास स्ट्रगल है, तो मार्क्स आपको वहां पे खड़ा दिखेगा। ही विल ऑलवेज बी देयर। मार्क्स और एंजल्स दोनों आपको वहां पे दिखेंगे। अगर क्लास स्ट्रगल है तो दोनों आपको वहां दिखेंगे। ठीक है, आज अगर मार्क्स होते, मतलब इन दिस 2025 मार्क्स होते, तो मार्क्स इतने ही बड़े इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर होते या बस एक इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर होते विद मिलियन सब्सक्राइबर? देखिए, अब इंस्टाग्राम पे वो होते ना होते अलग बात है,
अगर इतना बड़ा ओपिनियन होता उनका जितना आज के टाइम पे है, तो वो तो इंस्टाग्राम पे रह गया था, बिकॉज उस टाइम की ऑडियंस के पास इंस्टाग्राम नहीं था. सो द इंटेलेक्चुअल क्लास वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वर्क्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिशिंग्स, राइट. आज के टाइम पे लोग जो है वो उतना पढ़ नहीं रहे हैं आज, राइट. ये बिल्कुल कॉमन फिनोमेना आपको दिख जाएगा. द डेप्थ की जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, राइट. पहले टाइम्स पे चीजें नहीं थी. मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस बढ़ चुकी हैं. मे बी दोज डिस्ट्रैक्शंस विल पोटेंशियलाइज इनटू सम लुक्रेटिव सोर्स. अब भाई ब्लॉगिंग जो एक चीज है, वो आज से 10 साल पहले कौन मानता था कि कोई अपना दिन रिकॉर्ड कर रहा होगा और वो पैसे कमा रहा होगा. बिल्कुल आज वो कर रहे हैं. तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं कहूंगा, मे बी पॉसिबली देयर आर मल्टीपल अदर अल्टरनेटिव्स. तो मार्क्स को अगर आज के टाइम पे होते तो शायद उन्हें आना पड़ता इंस्टाग्राम पे या फॉलोवर बढ़ाने पड़ते, राइट. बिल्कुल. दूसरी चीज है कि क्या वही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता. इट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ जनरेशन विल एलोकेट देयर टाइम टू दीज थिंग्स. क्या आज कोई ऐसे थिंकर्स नहीं है? गलत है, बहुत सारे आज भी थिंकर्स हैं. अब नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, राइट. लिटरेचर में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, इतने सारे मल्टीपल चीज. नोबेल प्राइज साल का मतलब कि आपको पढ़ने के लिए 5 टॉपिक तो मिल गए. बिल्कुल, राइट. अब क्लॉडिया गोल्डिन ने जो एक चीज लिखी कि भाई हाँ ये देखो विमेन के ये पाथ रहा है कि विमेन जो बनी इकोनॉमिकली, इकोनॉमी में जो विमेन का रोल रहा वो डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट फेजेस में ऐसा रहा. एक यू कर्व बनाया उन्होंने. इस चीज को बहुत कम पढ़ा गया, राइट. आप फील करेंगे सोसाइटी में, यूनिवर्सिटीज में जब आप बात करेंगे तो शायद ये चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी. ये कैसे आएगी? जब आप एक्टिवली एंगेज करेंगे. मार्क्स क्यों आज हैं? क्योंकि हमने मार्क्स को बनाया है. हमने बात करी, हमने उनके बारे में चर्चा करी, यूनिवर्सिटीज में उनके बारे में सेमिनार्स हुए, आज भी होते हैं. सो मार्क्स एग्जिस्ट बिकॉज सोसाइटी वांट्स हिम टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. कहते हैं ना, स्ट्रगल अगेंस्ट पावर इज स्ट्रगल अगेंस्ट मेमोरी, राइट. जो हाँ मिलन कुंद्रा जी की जो बात है, तो वो चीज यही है कि भाई अगर किसी ने मेमोरी में सर्वाइव करवा लिया किसी चीज को, कलेक्टिव आर्टिफिशियल मेमोरी में, अगर आप किसी फिनोमिना को, किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सनैलिटी को सर्वाइव कर गए, तो फिर वो तो रहेंगे, वो हमेशा ही रहेंगे. सो इट डिपेंड्स कि आज हमारी कलेक्टिव मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, ये कितनी नहीं है, कितना हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है. ट्रू. चलो, थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छा लगा आपसे कार्ल मार्क्स के बारे में बात करके. थैंक यू वेरी मच. बाकी कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी और क्वेश्चन हो जिसमें आपको लगे कि और डायमेंशंस कवर करी जा सकती थी, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंड अभिषेक सर उसका रिस्पॉन्स देंगे बहुत अच्छे से. बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें.